चलिए एक बुक लाओ तो बाबू, एक बुक लाइए तो एक बुक लाइए, एनसीईआरटी का बुक लाइए। देखो हम लोग 4-5 क्वेश्चन पर चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9.6, उसमें 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए थे, 2 क्वेश्चन बताना था। देखो क्या है, 1-2 क्वेश्चन बताना है। देखो 2 क्वेश्चन क्या है, ये देखो 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन छूटा हुआ था, ये 2 रिएक्शन बच गया था पिछले क्लास में। क्या था रिएक्शन, ये था C3H8 ना, क्या C3H8 अब प्लस कितना H2 दिया, 3H2। इसको हीट करना है, हीट और कैटलिस्ट, डेल्टा मतलब हीट और ये है कैटलिस्ट। इसको कंप्लीट करना है। क्या उत्तर क्या ये क्या क्वेश्चन नंबर ये 3 था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.6 का ये तीसरा प्रॉब्लम। और चौथा प्रॉब्लम है, देखो चौथा प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं। चौथा प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे। चौथा रिएक्शन है Zn प्लस 2NaOH, ये तो बता दिया अभी, नहीं बता दिया। देखो तो क्या बनेगा, और इसको आप रिएक्शन कराओगे, यदि हीट करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2, ये होगा। ये बताया है पिछले बार, अभी तो बताया नहीं, बताया है कि Zn एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी करेगा, दोनों से हाइड्रोजन गैस। ये लिख लो, चौथा रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा सुना जाए, इस क्वेश्चन पर हम लोग एक क्लास लिए थे। LZnSnPb ये चारों है एम्फोटेरिक, LZnSnPb ये चारों है एम्फोटेरिक, मतलब कि ये Zn और SnPb ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा। ये रिएक्शन लिख लो। अब ये रिएक्शन का महत्व समझा। देखो यहाँ देखो, इधर बोर्ड पर हम लोग अल्केन कहते हैं इसको, CN, ये कंप्लीट कर लिया ये रिएक्शन सर, CnH2n+2, इसको अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन। और देखो अल्केन का ये रिएक्शन है CnH2n+2, अल्केन का रिएक्शन है। देखो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बाबू ये अल्केन का रिएक्शन है। ये अब देखो इधर बोर्ड पर, सब कोई बोर्ड पर देखिए जल्दी। अल्केन का रिएक्शन है, यहाँ देखो कोई भी अल्केन को हम पानी, देखो इधर अल्केन को जब हम वाटर वेपर से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर गैस बनता है और उससे हम फिर हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। अल्केन देखो, अरे यहाँ देखो CnH2n+2, देखो तो यहाँ n कितना हो गया 3, तो बोलो यहाँ C3H दुगुना करो तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, H8, अल्केन है। ध्यान से देखिए CnH2n+2 अल्केन है, और अल्केन कैसे है, यहाँ n का मान 3 रखोगे तो ये 3 × 6 = 8 हो गया, अल्केन है। अल्केन का जनरल रिएक्शन है CnH2n+2 प्लस NH2O, तो ये बनाता है NCO प्लस 2n+1 H2। ये रिएक्शन है जनरल, ये रिएक्शन है। याद रखो जनरल रिएक्शन, समझ लो इसको। ये जनरल रिएक्शन लिखो तो अल्केन का लिखो, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ वाटर वेपर, लिखो जनरल रिएक्शन of alkane with water vapor, देखो अल्केन का जनरल रिएक्शन ये CnH2n+2 NH2O NCO 2n+1 H2, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, लिख लो इतना। MCO बनता है और प्लस 2n+1 H2 ये बनता है। ये जनरल रिएक्शन अल्केन का जलाने का, कंबशन का। चलो अल्केन को वाटर वेपर से रिएक्शन कराएगा, ये जनरल रिएक्शन। अभी जनरल रिएक्शन है, देखो यहाँ बोलो, अब यहाँ देखो, अरे ये जनरल रिएक्शन है और इस जनरल रिएक्शन में ध्यान से दो,
यहाँ देखो तो n के जगह यहाँ कितना है, n है बाबू, n के जगह यहाँ कितना है 3, क्या देखो था 3 और 3 दूना 6 2 8 है अल्केन का ये जनरल। अब इस रिएक्शन में एक रखोगे तो मीथेन हो जाएगा, और 2 रखोगे तो इथेन हो जाएगा, और 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, 4 रखोगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 रखना है तो क्या लिखा बोलता C3 H कितना होगा 8 H 8 प्लस अरे N कितना है 3 कितना लिखेंगे बोलता 3CO, N जितना है N 3 है तो 3CO प्लस 2N प्लस 1 N कितना है बोलो 3 तो क्या लिखेंगे प्लस 3 गुना 6 1 7 7 किसी का बन जाए। देख लो जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन, देखो ये जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन विद वाटर वेपर, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन विद वाटर वेपर, जनरल रिएक्शन ऑफ अल्केन विद वाटर वेपर, पानी के साथ अल्केन का जनरल रिएक्शन। अब यहाँ N का मान बदलेगा और अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। बोलता तुम लोग एक बताओ, अरे प्रोपेन का हुआ, मीथेन का क्या हुआ बोलता, मीथेन का क्या हुआ देखो तो हम मीथेन ले लेते हैं, बोलता CH4, बोलो CH4 ले लिया, क्या होगा N कितना हो गया 1, अरे वो N1 हो गया ना, तो प्लस यहाँ लिखो N1 है तो प्लस क्या हो जाएगा H2, एक H2 और प्रोडक्ट क्या बनेगा एक CO, अरे N1 है ना तो क्या होगा CO, अब प्लस 2N प्लस 1 तो 1 है 2 into 1 तो 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3H2 नहीं लिख लो। अच्छा बोलो सर C2H6 का भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो सर यदि हमको C2H6 लिखना तो बताओ तो अपने से लिखो सर C2H, देखो हमने लिखा ये हुआ जनरल रिएक्शन, समझो ये अल्केन का जनरल रिएक्शन हुआ, N बदलते जाएगा रिएक्शन बदलते जाएगा। ये देखो तो ये प्रोपेन का हुआ, ये मीथेन का हुआ, तुम लोग इसको कंप्लीट करो तो देखते हैं कौन कौन कर लेता है। बात कौन कौन समझ गया, C2H6 यहाँ N क्या हो गया 2, तो क्या करें बोलो H, बोलो जितना N रहता है उतना ही H2 लेना है, तो क्या लेंगे 2H2। यहाँ देखो N 1 था तो 1 H2, N 3 था तो 3, अरे यहाँ कहाँ लिख दिए हम तो लेकिन C3H8, एक मिनट इसका रिएक्शन हम लोग कहाँ कंप्लीट किए, उल्टा दिखाइए देखो इधर बोर्ड पर, एक मिनट रुको, एक मिनट आधा दिखा गया यार, देखो फिर से देखो आधा दिखा गया था, देखो इसमें यहाँ देखो अरे C3H8 है ना प्लस NH2 लेना था ना, तो बोलो क्या वाटर लेंगे 3H2 छूट गया था, और बना बोलो था क्या N3 है तो 3CO, अब प्लस क्या होगा 3 दूना 6 1 7 7H2 7H2 बनेगा ये ना H2 7H2। अब आप हम मीथेन लिए एक कार्बन CH4 कार्बन एक हो गया तो क्या होगा एक H2O लिखेंगे, और एक CO तो CO लिखेंगे, और कितना H2 है 2, N का मान 1 रखना है तो 2 का 2 और 1 3 हो जाएगा 3H2। अब तुम लोग इसको बनाओ तो C2H6 प्लस कितना बोलो तो क्या H2 लेंगे 2H2 2H2 क्या सब बनेगा 2CO प्लस, देखो यहाँ 2 हो गया 2 4 5, लिखो ये तीनों लिख लो, समझ में आया जल्दी लिख लो, ये हो जाएगा। हमको एक पूछा था हम 3 बता दिया 4 बता दिया, लिख लो आगे, समझ में आ गया होगा लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, जल्दी नोट करो। नोट करिए जल्दी, नोट करिए। चलो सर अगला पॉइंट, इसको मिटाते हैं, मिटा दो इसको, नोट कर लिया साहब, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए फटाफट, जल्दी नोट करो, देखिए नोट करो, स्पीडली पर नोट करो जल्दी में, अब फिर टाइम है ना, फिर अगला क्वेश्चन बताना है ना, जल्दी नोट कीजिए, तेजी में नोट करो फटाफट साहब। देखो जो स्पीडली लिखता है सिस्टमैटिक अभी तक लिख लिया होगा, चलो अब अगल बगल से लिखना, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 9.7 क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है
9.7 क्वेश्चन क्या है? Discuss the consequence of high intensity हाँ अभी इसको of समझा। Paget's bond. आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट, देखो 9.7 है ना। क्या क्वेश्चन है? डिस्कस Discuss the consequence of डिस्कस द consequences of high enthalpy of HCl. high enthalpy of HH बॉन्ड। अभी बताया था HH बॉन्ड के हाई इंथैल्पी का परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है? HH बॉन्ड इन टर्म ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन terms of chemical reactivity of dihydrogen. in terms of chemical reactivity of dihydrogen, in terms of chemical reactivity of dihydrogen। यही क्वेश्चन है, लिख लो। जिसके पास किताब नहीं है लिख लो। आइसो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन हो गया। देखो यहाँ देखो यही क्वेश्चन है 9.7 एनसीईआरटी का 9.7 क्वेश्चन है कि कह रहा है कि डिस्कस द consequences of high enthalpy of HH bond in terms of chemical reactivity of dihydrogen। देखो अभी हम समझाए कुछ देर पहले आपको समझाए हैं। देखो इधर बोर्ड पर एच बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है मालूम है? अच्छा बोलो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 74 पिकोमीटर। मेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो इसको याद कर जाइए, बार बार काम आएगा। 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है इसकी दूरी। अरे सुनो यार, तुम्हारा हाइट हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, किलोमीटर में नापते 5 फीट 7 इंच 5 फीट 6 इंच। यहाँ से मुजफ्फरपुर की दूरी आप इंच में नहीं नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। जैसा दूरी रहता है वैसा यूनिट लेते हैं, तो इसका यूनिट पिकोमीटर में नापा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ये होता है बहुत छोटा यूनिट है एचएच के बॉन्ड है। और इसका बॉन्ड एनर्जी कितना होता है पता है? बॉन्ड एनर्जी इसका होता है बी बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल। और ये बहुत हाई वैल्यू होता है, इसीलिए ये रिएक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करता है। 3 कंडीशन में रिएक्शन करता है। या तो हाई टेम्परेचर करो जो ये बॉन्ड टूट जाए, 400 डिग्री पर ये बॉन्ड टूट जाए, समझ गए? तो 400 डिग्री आपको गर्म करना पड़ेगा। या फिर यहाँ देखो, या फिर कैटलिस्ट का यूज करो या यूवी लाइट का यूज करो। यूवी लाइट भी एनर्जी उत्पन्न से बॉन्ड तोड़ देता है, समझ गए बात? 3 कंडीशन में हाइड्रोजन कभी भी रिएक्शन करेगा तो आपको 3 में से एक कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। या तो कैटलिस्ट लगाओ या टेम्परेचर 400 डिग्री से ऊपर ले जाओ। 400 डिग्री समझता है? 100 डिग्री पर पानी खोलता है, कितना करना है उसका 4 गुना, कम से कम 400 डिग्री टेम्परेचर ले जाना। तो 400 डिग्री टेम्परेचर लगाओ या कैटलिस्ट लगाओ या नहीं तो यूवी लाइट भी डालोगे तो भी इतना टेम्परेचर दे देता है। तो बोलो था हाइड्रोजन किस कठिन परिस्थिति में रिएक्शन है, तो बोलो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, बहुत कम रिएक्शन रहेगा। लिखेंगे कि इसका बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाता है और बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब क्या होता है केमिकल रिएक्शन, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। अब जैसे देखो उदाहरण देखो, हम डिस्कस करते हैं। एचएच का बॉन्ड टूटेगा, एचएच का बॉन्ड ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, और सीएल का बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के लिए यहाँ यूवी लाइट लाते हैं, यूवी लाइट लेंगे तब ये रिएक्शन हो। और ब्रेक करने के बाद तब ये बनता है 2HCl, H और Cl। देखो पुराना एचएच बॉन्ड टूटा, पुराना सीएल बॉन्ड टूटा तब HCl बना। और एचएच बॉन्ड को तोड़ने के लिए 400 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए या फिर यूवी लाइट लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन 3 ही कंडीशन में रिएक्शन करता है, या तो तुम बहुत हाई टेम्परेचर करो या यूवी लाइट लगाओ वो भी तोड़ देता है, या फिर कैटलिस्ट लगाओ, ये सब करके काम नहीं किया। तो पूछा है कि इसका जो बॉन्ड एनर्जी, अच्छा इस सब का कारण क्यों है? कहेंगे इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। नहीं, अब मान लो परवल 500 रुपये किलो नहीं कर दे बहुत, तो बहुत गरीब आदमी है ना, वो कुंडी नेनुआ गनुआ ये सब करके दिएगा,
अब जो कार पर आया, कार 500 रुपये किलो, चलो 10 किलो खरीद, नहीं कार से ले लिया, खरीद के चल के सब करो। तो यहाँ देखो, अब मान लो अब गरीब आदमी 500 रुपया रहने करेगा, 500 रुपया में एक महीना खा लेंगे, फॉर्मल एक हटा दूसरे सब्जी खरीद, दाल रोटी खा लेंगे, प्याज नमक खा लेंगे। तो देखो तो 500 इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है बोलो तो? 435 पॉइंट कितना 8 किलो। इतना एनर्जी यदि तुम पूरा करोगे तभी रिएक्शन करेगा। तो कहेंगे कहा कि इसका पूछा है कि डिस्कस, देखो एनसीईआरटी तुम्हारे ब्रेन को साफ करना चाहिए। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई एंथैल्पी। इसका जो हाई एंथैल्पी है इसका क्या मतलब, क्या समझते हो इसका मतलब? क्योंकि कम रिएक्शन करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कराना हो तो गर्म करना पड़ेगा कितना डिग्री, 400 डिग्री। 400 डिग्री पर ये बॉन्ड टूटेगा तब रिएक्शन। यही पूछा है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ एचएच बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। इसका इतना एनर्जी होने के कारण केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहीं एकदम इनरिएक्टिव हो जाता है। कब रिएक्टिव हो जाता है? काय रूम टेम्परेचर किसी से रिएक्शन नहीं करता, कब इसका बॉन्ड नहीं टूटता है। क्या है इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है? 435.8 किलो। लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन बिकम्स वेरी लेस। एक लाइन नहीं, इट रिएक्ट्स ओनली 3 कंडीशन। कौन कंडीशन? इट कैन रिएक्ट ओनली 3 कंडीशन। कौन? हाई टेम्परेचर, या फिर कौन लाइट, यूवी लाइट, या फिर कौन चीज कैटलिस्ट डाल दोगे तो आसानी से समझ गए। यही लिखना है। कहेंगे क्या पहला लाइन क्या लिखेंगे? तुमसे पूछा है कि इसका बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, इससे क्या मतलब, इसके रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहेंगे कि अब देखो 500 रुपये किलो परवल है, सब आदमी नहीं खरीद पाएगा। जिसको 10,500 का कोई मीनिंग नहीं है, 2000 1,000 का खरीद लेगा, कहना परवल नहीं। आज जो गरीब है, जो इतना एनर्जी नहीं पूरा कर सकता, अब रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सी, 20 डिग्री है, 20 डिग्री सी है, टेम्परेचर कितना करना है? 400 डिग्री कम से कम। 400 डिग्री के बाद होगा, समझ गए बात को। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता हाइड्रोजन, यही इसका फर्क पड़ता है। तो हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी, कोष्ठ में कितना लिखेंगे ब्रदर? इतना किलो जूल एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज वेरी लेस। अब लिखो एट रूम टेम्परेचर, लिखो एट रूम टेम्परेचर, लिखो ऐसे लिखो इस तरह से और बढ़िया। ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, लिखो ड्यू टू वेरी हाई लिखो ड्यू टू बातचीत लिखो ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, पोस्ट में लिखो HH बॉन्ड। ठीक है, कितना किलो जरूरत था याद है? भूल गया। 435.8 किलो जूल पर मोल, समझ गए? मोल। ड्यू टू वेरी हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, ऑफ HH बॉन्ड लिखेंगे हाइड्रोजन बिकम्स वेरी लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन becomes very less reactive, very less reactive at very low temperature, at room temperature, वातावरण का टेम्परेचर बहुत लेस रिएक्टिव होता है, किससे रिएक्शन करता है? नहीं। लेकिन बोलो कब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन? लिखेंगे कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन है। लिखो कंडीशंस फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिखो कंडीशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कंडीशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, लिखो कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिखो conditions for the reaction
रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। पहला कंडीशन क्या देखो, फर्स्ट देखो यार, फर्स्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर, कैसी वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। और दूसरा है देखो यूवी लाइट का प्रेजेंस, यूवी लाइट, ये भी बहुत टेम्परेचर हाई कर देता है। यूवी लाइट, वेरी हाई टेम्परेचर, यूवी लाइट और कैटलिस्ट, तीसरा लिखो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लिखो तीसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ये तीन कर देखो यार, या तो वेरी हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा तब बॉन्ड टूटेगा, या फिर यूवी लाइट मारोगे तभी रिएक्शन हो जाएगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एग्जांपल लिख लो तीन रिएक्शन, फटाफट एग्जांपल लिखो, उदाहरण क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल रिएक्शन का, जल्दी लिखो। पहला रिएक्शन है, लिखो H2 प्लस Cl2, H2 देखो H2 प्लस Cl2, यहाँ लिखो यूवी लाइट, यूवी लाइट मारोगे तब ये रिएक्शन बनेगा 2HCl, 2HCl बनेगा, 2HCl बना। अब देखो यहाँ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, देखो यहाँ इधर H ये Na प्लस H2 673 केल्विन, हीट करना है 673 केल्विन, यहाँ केल्विन तभी बनता है 2NaH, ठीक है। लिथियम को गर्म करोगे तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 2Li प्लस H2, ये 873 केल्विन, 1073 केल्विन, और तब बनता है ये 2LiH। लिख लो हाई, लिख लो देखो कैसे, देखो तो टेम्परेचर हाई करना पड़ता है। सोडियम ए बातचीत, सोडियम के साथ 673 केल्विन, नहीं समझ आ रहा, आ गया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, क्या निकल हैं, जल्दी नोट करो बाबू, नोट करो इसको। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिटा इसको, चलो नेक्स्ट क्या दिक्कत, जल्दी नोट करो, अगल बगल से भी नोट करो। देखो इधर यूवी लाइट पहला कंडीशन, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये तीन कंडीशन है। अच्छा बोलो पूछा है क्या रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा ना, बहुत हाई टेम्परेचर का बॉन्ड कर क्या है, बहुत हाई, तोड़ने ही में एनर्जी बहुत लग जाता, तब ये बहुत हाई है। चलो इधर अगला सर मिटा दो इसको, आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे, जल्दी लिखो। अच्छा नीचे उतारो, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन तक, क्वेश्चन लिखो, बोलो क्वेश्चन बाबू तक लिख लेते। हाँ बोलो क्या क्या, What do you understand by electron deficient? हाँ ये तो अभी बताए ना, यहाँ देखो इधर बोर्ड पर कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9 NCERT, क्वेश्चन नंबर 9.8 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, What do you understand by? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय Electron deficient. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, And electron rich of hydrogen. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड Electron rich compound इलेक्ट्रॉन रिच of hydrogen. कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना, Question mark को why? हाइड्रोजन क्या वाई, Question mark. आज चलो वर्ड, आज चलो क्वेश्चन, चलो Why देखते हैं। justification of sensible example? अच्छा इसका जस्टिफिकेशन देना है, देखो आप सब हम लोग एग्जांपल जो दिए थे ना एनएसपी वाला, वही है। यहाँ देखो इसका आंसर देखो, इधर सुनो हुआ है, अब ये बातचीत, अब आप देखो इधर, यहाँ ध्यान दो, सब कष्ट में है, ध्यान रखिए बोर्ड पर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अभी बताए थे कि हाइड्राइड तीन तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज BH4, इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा NH3, अभी नहीं बताया था तीन को। लेकिन आप देखो जो हम लोग का क्लास शुरू किया है, इसको हम क्लास में बहुत डिटेल में बताए थे, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते नए बच्चों को और अच्छा लगे। अब बातचीत कौन कर रहा है,
बाहर जाके चले जाओ, बाहर बातचीत करना है, बाहर जाके बात करो। देखो इधर बोर्ड पर सब कोई कष्ट में है, तो ध्यान विद्यार्थी के जीवन कष्ट ही है, जितना कष्ट है उतना अच्छा विद्यार्थी। पढ़ाई पर ध्यान रखेगा तो कष्ट पता नहीं चलेगा। ध्यान देखो बोर्ड पर, ये कह रहा हूं कि देखो हम बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में SPDF 4 ब्लॉक। देखो 1 2 को क्या कहते हो, 1 2 को कौन ब्लॉक कहते हैं, S ब्लॉक। समझो, जो नहीं आया था उसको समझा रहा। किताब जहाँ यूट्यूब पर पढ़ लेगा तो 1.5 किलो पढ़ाएगा S ब्लॉक। इसके बाद क्या होता है 1 से 2 तक, और 3 से 12 तक क्या होता है D ब्लॉक। 3 से 12 तक क्या होता है, कौन ब्लॉक, D ब्लॉक। और सब बताए थे, उसमें बताए थे कौन ब्लॉक कौन कौन एलिमेंट है, सब कहानी बताए। और बोलो 13 से 18 तक कहाँ होता है, 13 से 18 तक कहाँ था, 13 से 18 तक P ब्लॉक, P ब्लॉक। ठीक है, यहाँ समझो। S ब्लॉक खड़ा करके पूछेगा पहला 1 और 2 ग्रुप, 1 से 2 तक पहला S ब्लॉक, 3 से 12 तक D ब्लॉक, 13 से 18 तक P ब्लॉक, और F ब्लॉक होता है इसी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब देखो इधर बोर्ड पर S ब्लॉक जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। कौन हाइड्राइड इसको कहते हैं, बोलो जाए, भनवन शुरू है, यहाँ एकदम भनवन शुरू है, आयोनिक हाइड्राइड। अब खड़ा करते हैं, देखो दिमाग ठंडा हो जाएगा। आयनिक हाइड्राइड बताया था, इसका एकदम एक दिन आयनिक हाइड्राइड बताया, यूट्यूब पर देख लीजिए। और 3 से 12 तक वाला को कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। कौन हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। और इसमें एक एक का 3 नाम है, सब बताए। मेटालिक हाइड्राइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसी को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, इसको आयनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, सब बताया था पूरा डिटेल में। और इसको इसमें कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। अब सब देख लो, इसको बोलते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड का 3 पार्ट है, चलो आगे। कोवेलेंट हाइड्राइड का 3 पार्ट, कोवेलेंट हाइड्राइड का 3 पार्ट है, इसका 3 पार्ट है कोवेलेंट हाइड्राइड। पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो जल्दी। S ब्लॉक 1 से 2 ग्रुप है, इसके हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, इसके 3 से 12 को मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। और आज हमको एक कोवेलेंट हाइड्राइड पढ़ाना है। कोवेलेंट 13 से 18 तक को कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं, P ब्लॉक वाला को हम कोवेलेंट हाइड्राइड कहते हैं। अब कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन। ये आज हमको यही पढ़ाना है, इसके बारे में। वैसे एक दिन हाइड्राइड, अब समझो हाइड्राइड 3 तरह का पहले बात है। S ब्लॉक का आयनिक हाइड्राइड, D और F ब्लॉक, ये D और F ब्लॉक दोनों का होता है कौन हाइड्राइड, D और F का दोनों का हाइड्राइड होगा मेटालिक हाइड्राइड। और P ब्लॉक का हाइड्राइड होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरह का, वही हमको पढ़ाना है क्वेश्चन में, वो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। नोट कर लिया इतना, चलो इतना नोट कर लो जल्दी। आज जल्दी सुनो, अच्छे बच्चे हैं तो आप जाके सुनिए ना, आज पढ़िएगा टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। देखो अच्छा बच्चा जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, छूट गया है, लिख लो घर पर क्या पढ़ना है, यूट्यूब पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। 3 क्लास में खाली यही पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। तो आप यदि देखोगे उसमें 3 को कैसे देखना पड़ेगा, 3 को कैसे देख लोगे, टाइप इसका छूट गया है, लिखा हुआ है हेडिंग टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब अरे 30 को 40 को अभी तक बना है कैसे, उसमें बोल देना है टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। अब हमको अभी क्वेश्चन बताना है कोवेलेंट हाइड्राइड। देखो कोवेलेंट हाइड्राइड 3 तरह का होता है, यहाँ देखो कोवेलेंट हाइड्राइड तुरंत समझा है, अभी समझ में आ जाएगा, इसे बैकग्राउंड समझा चुके हैं। ये हुआ कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड हुआ बाबू, हाइड्राइड ये 3 तरह का होता है। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड।
हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। बाबू यहाँ ध्यान दो, कोवेलेंट हाइड्राइड, पहले तो हाइड्राइड 3 तरह का हुआ, कौन कौन? आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। आप परीक्षा में पूछा एनसीईआरटी 9.8 क्वेश्चन में कि ये तीनों हाइड्राइड क्या है। तो पी ब्लॉक में ये हाइड्राइड बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो देखो यहाँ ये जो तुम बनाया था बोरन, याद देखो क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन? B1H1 अभी पढ़ा था, तुम समझा था, समझाए थे अभी क्लास में। और BH और H ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आओ यहाँ देखो, यहाँ ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहते हैं, हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसी को लिविस एसिड भी कहते हैं, है ना? लिविस एसिड जो लोन पे देता है। अब आओ CH4, यहाँ देखो CH4 में 4 बॉन्ड, 1 H, 2 H, तीसरा H और ये चौथा H हुआ। ये इसका 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, और ये हुआ ऑक्टेट कार्बन का। अब आओ NH3 बनाओ फिगर सब देख के। N 1 इलेक्ट्रॉन H, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ H, 1 इलेक्ट्रॉन H, इसका 2 पूरा हुआ, एक लोन पे, इसका 2 पूरा हुआ, इसका 2 पूरा हुआ। अब आओ यहाँ ध्यान दो, बनाओ, बनाइए फिगर जल्दी से, बनाओ फिगर इसका। ये हुआ BH3, ये हुआ CH4, ये हुआ NH3। फिगर बनाइए जल्दी से, जल्दी बनाओ साहब, फटाफट फिगर बनाओ फटाफट। अच्छा बोलो था, अरे 13वां घर वाला है, ये 14 घर वाला है, ये 15। जैसे देखो इधर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है और ये 15 ग्रुप है। 13 ग्रुप ये हो गया 14 ग्रुप, इधर हो गया कौन ग्रुप? 15 ग्रुप। जल्दी नोट करो, नोट कर लिया साहब? जल्दी नोट कीजिए। अभी तो कुछ देर पहले समझाया इसको, तुरंत समझाया था, नहीं समझाया था? चलो इधर बना लिया तीनों, ये जल्दी बनाओ। ये तीनों तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये तीनों दिखाना, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड भी दिखाना है, जल्दी नोट करो। ठीक है, शायद ऐसे आगे बढ़ते हम लोग। देखो हाँ बस, किसको टाइम हो गया? 8:30 हो गया, तो इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। आप जल्दी थक जाते हो, तो तुम तो 12th में है तब 11th क्लास आ नहीं सकती हैं। अरे देखो यार, इसका मतलब टाइम हो गया, इसका मतलब मन पूरा नहीं लग रहा, ध्यान नहीं दे। देखो यार बोर्ड पर, यहाँ देखो, जिसको समझ में आ रहा है उसको दिक्कत है। देखो यहाँ बोर्ड पर 2 मिनट देखो, इस टॉपिक को खत्म करेंगे ना, बीच में कैसे खत्म होगा? यहाँ देखो, अब इसका डेफिनेशन देना है। अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का भिखारी किसको कहेंगे? जिसका सेंट्रल एटम है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अपने मन में मस्त है सब। अरे यहाँ देखो ना बोर्ड पर, अभी खड़ा करके पूछ तो कुछ नहीं बोल पाएगा। देखो यहाँ ऑक्टेट का 2, 2 4 और 2 6, 8 पूरा नहीं है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड किसको कहेंगे? दोज हाइड्राइड octet of central atom is not completed, whose octet of central atom is not completed। वैसा हाइड्राइड जिसके सेंट्रल एटम का 8 पूरा नहीं हो। देखो 2, 2 4 और 2 6, 8 पूरा नहीं है। ऐसे हाइड्राइड को, कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या हाइड्राइड नहीं। दोज क्या होगा? दोज हाइड्राइड whose central atom has incomplete octet। क्या होगा? ऑक्टेट पूरा नहीं। तो लिखो दोज, लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लिखो इसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लिखो दोज हाइड्राइड whose central atom has incomplete octet, whose central atom has incomplete octet। लिखो जल्दी, दोज हाइड्राइड
whose central atom has incomplete octet, octet incomplete होगा, are called electron deficient hydride. इसको कहेंगे are called in, अच्छा बोलो, अच्छा इस दोनों में अंतर बताओ। देखो यहाँ अच्छा कमजोर बच्चा समझ में आ जाएगा। देखो इस बारे आज बोलो इस दोनों में क्या अंतर है। देखो यहाँ सब H का डुएट पूरा है, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। यहाँ देखो तो नाइट्रोजन में NH3 में क्या है, सब H का डुएट पूरा है, N का ऑक्टेट पूरा है, इसका भी N ऑक्टेट पूरा है, भी इसका भी N ऑक्टेट, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको लोन पेयर है, इसको लोन पेयर नहीं है। देखो ऑक्टेट पूरा हो और लोन पेयर नहीं हो तब कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। ऑक्टेट पूरा हो लोन पेयर हो तब उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये किसी को मदद कर सकता है लोन पेयर। क्या बोलो ये दोनों में डिफरेंस बताओ, समझ में आया? अरे 2 2 4 2 6 2 8 समझ गए? इसमें 8 इसका भी पूरा हो गया। यहाँ देखो था 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी 8 पूरा हो गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन कहे रिच कहेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो और कम से कम एक लोन पेयर हो, 2 को लोन पेयर और धनी हो जाएगा, 3 को लोन पेयर होता और धनी हो जाएगा। बात समझो, ऑक्टेट कंप्लीटेड एंड लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ऑक्टेट कंप्लीटेड एंड लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, तब क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। बस हमने बात लिखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, लिखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी लिखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या बोलेंगे? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड। देखो ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is completed, but lone pair is not present, but lone pair is not present, on central atom, जल्दी देखो ये वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कब कहेंगे? जब ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर न हो तब इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहेंगे। और यहाँ क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी है तब इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। देखो इधर यहाँ इसी को देखो, ये नोट करो, लास्ट टॉपिक है, इसको नोट करो जल्दी। इसको हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का 8 पूरा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8। फर्क क्या है? इसका ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर नहीं है। इसमें क्या बोलेंगे? ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, तब इसको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। अब देखो इतना नोट कर लिया। अब देखो आगे मिटाइए इसको, नोट कर लिया सर? नहीं नोट किया। इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, octet of central atom is completed but lone pair is not present at central atom। octet दोनों में कंप्लीट है, जिसमें लोन पेयर बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है तब वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। देखो अंतर देखो, यहाँ फिगर देखो, ऑक्टेट तो यहाँ भी कंप्लीट 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है। फर्क क्या है? लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, लोन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के बदला में हम इलेक्ट्रॉन रिच लिखने जा रहे हैं, बस इसी से हमारा काम चलेगा। जो डेफिनेशन पर लिखो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज कंप्लीटेड एंड लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ना। ऑक्टेट कंप्लीट है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी है, ऐसे को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहेंगे। आज हम लोग का एक प्रश्न आ चुके हैं, टाइम जो क्या है आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे सबको बढ़िया से। देखो लाइन है, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लाइन कटेगा तो दिक्कत भी होगा आपको। वैसे इसको नोट कर लिया। अगले क्लास एनसीईआरटी का बुक सब कोई खरीद,
देखो क्वेश्चन खरीदोगे ना जरा पर सामने में क्वेश्चन रहेगा तो पढ़ने में समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन का सही उत्तर दिखा देते, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुना जाए, पढ़ने के बाद भी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर लिखने नहीं आता, तो सब क्वेश्चन का आंसर पढ़ गया, आंसर नहीं लिखने आ रहा, तो क्या वो चैप्टर पढ़ लेते हैं, कोई चैप्टर तुम पढ़ लोगा 20 को क्वेश्चन 7-8 को लिखो। तो हम सब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि जब घर पर रिवीजन करोगे, एग्जाम का समय आएगा, सब आंसर तुम्हारे पास है, जो मानोगा रिवाइज कर लोगे सब। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। और अभी बात निकालो, निकालो तो दे लिया आप लोग को। हिंदी मीडियम है ना, इंग्लिश चल जाएगा। चलो हिंदी मीडियम वाला भी हम करेंगे।